ये रिचर्ड है। ये इस पागल खाने का सबसे शांत पेशेंट है। ये कुछ नहीं करता, बस खिड़की के बाहर देखता रहता है। अब 2 साल हो चुके हैं और उसने कोई बात नहीं की है। किसी को कुछ नहीं पता उसके साथ हुआ क्या। उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि रिचर्ड रोड की साइड पे बेहोश मिला था। उसको बहुत चोटें लगी थी और एक सर की चोट की वजह से बहुत खून भी बह रहा था। एक अच्छा आदमी उसे अपने कार में बैठा के पास के हॉस्पिटल में ले आया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली, पर रिचर्ड ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें उसके ठिकाने का पता पुलिस से चला। एक बात तो पक्की है कि किसी को भी ये नहीं पता कि एक जाना माना साइंटिस्ट एक पागल खाने कैसे पहुंचा। उसके साथ ऐसा क्या हुआ। 3 साल पहले रिचर्ड एक खुश और स्वस्थ इंसान हुआ करता था। अपनी कॉलेज डिग्री खत्म करने के बाद उसने एक जूनियर रिसर्चर की जॉब कनाडा में ले ली। उसने वहां 2 साल तक काम किया और अपने लिए काफी अच्छा काम किया। उसे मेडिकल साइंस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए अभिनंदन भी मिला और उसने नॉर्थ कैरोलिना में अपने लिए घर भी खरीद लिया। रिचर्ड यहाँ अपने ग्रेजुएशन के दिनों में रहता था। उसने नॉर्थ कैरोलिना में अपनी ही कॉलेज में लेक्चर की जॉब ले ली। उसके लिए लाइफ सेटल हो गई थी। वो रोज उठता, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता और फिर यूनिवर्सिटी चले जाता। रिचर्ड के घर से यूनिवर्सिटी 15-20 मिनट दूर थी। उसकी क्लास यूनिवर्सिटी में 5 बजे तक चलती और उसके बाद रिचर्ड यूनिवर्सिटी लैब में अपनी रिसर्च पेपर्स पर काम करता। काम का प्रेशर इतना था कि रिचर्ड को अकेला महसूस करने का टाइम ही नहीं मिलता। एक रात रिचर्ड काम के बाद घर जा रहा था। वो बहुत थक गया था और बस चाहता था कि बस घर पहुंच के बेड पर लेट जाए। रोड बिल्कुल खाली थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। पेड़ों की परछाई धीमी स्ट्रीट लाइट के साथ मिलके रात को और अंधेरा बना रही थी। रिचर्ड की गाड़ी की हेडलाइट उसे रास्ता दिखा रही थी। रिचर्ड ने टाइम देखा तो उस समय 10:30 हो रहे थे। उसको लेट नाइट ड्राइव करके घर जाने की आदत थी। रिचर्ड ने खिड़की के शीशे नीचे कर दिए और ठंडी हवा उसके मुंह पर आने लगी। वो स्पीकर ऑन करने की सोच रहा था कि तभी उसकी आंखें सड़क की लेफ्ट साइड पर गई। ये इस समय अकेली इस सड़क पे क्यों चल रही है, रिचर्ड ने सोचा। उसने गाड़ी धीरे की और उसके पास गया। हेलो मैम, सब ठीक है? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी। वो बस पहले की तरह चलती रही। मैम, आपको लिफ्ट चाहिए? तुम कितना दूर जाओगे? वेल, मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। आप कहाँ जा रही है? अपने घर। वो इसके आखिर में तालाब के पास है। मैं आगे से लेफ्ट टर्न लूंगी। रिचर्ड ने रियलाइज किया कि ये लड़की उसके घर की दूसरी तरफ जा रही है, पर रात में अकेली जाती लड़की के सेफ्टी के कंसर्न में उसने कहा, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो लड़की पीछे मुड़ी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, पर उसकी स्किन बहुत पीली थी। उसके चेहरे पर एक दर्द भरा भाव था, जैसे कि वो हमेशा के लिए मुस्कुराना भूल गई हो। वो रिचर्ड के साथ नहीं बैठी। वो कार की दूसरी तरफ गई और पीछे की सीट पर बैठ गई। रिचर्ड को उसकी इस हरकत से थोड़ा अपमानित लगा, पर फिर उसने सोचा कि शायद वो डर रही हो। रिचर्ड ने बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो उसे ड्रॉप करेगा, फिर अपने घर जाएगा। वो लड़की चुपचाप बैठी थी। वो कुछ ज़्यादा ही चुप है, रिचर्ड ने रियलाइज़ किया। उस लड़की ने अपना रेड जैकेट निकाला। रिचर्ड ने शीशे ऊपर करके एसी ऑन कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में गर्मियों में कुछ ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेफ्ट टर्न ले लो, उस लड़की ने उसी शांत स्वर में कहा। रिचर्ड ने टर्न लिया और गाड़ी चलाता रहा। उसे पता था कि जब वो उसके घर के पास पहुंच जाएगा तो वो उसे बता देगी। 5 मिनट एकदम शांति में चलाने के बाद रिचर्ड ने बोलने का डिसाइड किया। तो आप अपनी फैमिली के साथ रहती है मैम? उसने पूछा। सिर्फ मैं और मेरी मॉम। अच्छा, आप क्या करती है? क्या आप स्टूडेंट है? मैं थी, लड़की ने जवाब दिया। इस लड़की के साथ बात करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो लड़की रिचर्ड से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तो फिर से गाड़ी में एक अजीब सी शांति हो गई थी, पर वो शांति ज्यादा देर के लिए नहीं थी। रिचर्ड खाली रोड पर गाड़ी चला रहा था और आसपास कोई नहीं था। अचानक वो एक पुरानी कब्रिस्तान के सामने पहुंचा और उस लड़की का व्यवहार पूरी तरह बदल गया।
वो गाड़ी के शीशे अपने नाखून से खुरासते हुए जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो गाड़ी के बाहर निकलने के लिए मर रही हो। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? खोलो, मुझे बाहर निकालो। What the hell? रिचर्ड ने गाड़ी अनलॉक की और वो लड़की गाड़ी में से ऑलमोस्ट गिरी और कब्रिस्तान के अंदर भाग गई। रिचर्ड का दिल एक ड्रम की तरह बज रहा था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि अभी हुआ क्या। रिचर्ड गाड़ी के बाहर आया। मैडम, मैडम आप कहाँ हो? उसने उस लड़की को बुलाया पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे लगा कि वो रात के अंधेरे में कहीं खो गई थी। मायूसी से रिचर्ड अपनी गाड़ी में वापस बैठकर अपने घर आ गया। वो अपने गाड़ी से निकलने ही वाला था कि उसने पीछे वाली सीट पर एक लाल जैकेट देखी। ये उस लड़की की जैकेट होगी। रिचर्ड ने अगली सुबह उसके घर जाके उसकी जैकेट वापस करने का सोचा। उसे उसके बारे में पूछना भी था। रिचर्ड ने शॉवर लिया और अपना डिनर फिनिश किया। पूरी रात वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा। पता नहीं क्यों पर वो लड़की रिचर्ड को बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ये सब सोचते हुए रिचर्ड सो गया। जब वो उठा तो सूरज की रोशनी उसके कमरे में पड़ रही थी। वो तैयार हुआ और काम के बाद उस लड़की के घर जाने का सोचा। रिचर्ड ने वो लाल जैकेट ली और गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। जो सड़क कल रात को डरावनी लग रही थी आज वही एक पेंटिंग जैसी खड़ी है। रिचर्ड ने क्लास के बाद अपना काम खत्म किया और उस लड़की के घर जाने के लिए निकल गया। जब रिचर्ड ने एंड में तालाब देखा उसने रियलाइज किया कि उस लड़की का घर ज़्यादा दूर नहीं है। चांद की चांदनी से तालाब अंधेरे में चमक रहा था। 2-3 मिनट के बाद उसने अपने लेफ्ट साइड पे एक छोटा लकड़ी का घर देखा। वो घर कुछ पुराना लग रहा था। थोड़ा हिचकिचाते हुए रिचर्ड ने घर की घंटी बजाई। कुछ मिनट बीत गए पर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से घंटी बजाई। इस बार उसे किसी के धीमे चलने की आवाज़ आई। एक कमज़ोर बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। वो बूढ़ी तो थी पर ज़्यादा बूढ़ी दुख और दर्द के कारण लग रही थी, बिल्कुल कल रात जैसी उस लड़की की तरह। मैम, मेरा नाम रिचर्ड है। मैंने आपकी बेटी को कल रात लिफ्ट दी थी जब वो वापस घर आ रही थी। मैं उन्हें घर तक छोड़ देता पर वो कब्रिस्तान के पास ही उतर गई बिना बताए क्यों। वो अपनी जैकेट भी मेरे गाड़ी में भूल गई। आई होप वो सुरक्षित घर पहुंच गई थी कल रात। मैं बस उनकी जैकेट लौटाने आया था। अगर आप मैम, क्या हुआ? क्या आपकी बेटी ठीक है? ये मेरी बेटी की जैकेट नहीं हो सकती। वो तुमसे कभी लिफ्ट नहीं मांग सकती। पर क्यों? 7 साल पहले मेरी बेटी उस कब्रिस्तान में मरी हुई मिली थी। किसी राक्षस ने उसकी आंखें और दिल निकाल दिया। वो बहुत गंदी मौत मरी थी। मेरी बेटी लीडिया। वो औरत दरवाजे को पकड़ के रोने लग गई। रिचर्ड ने पास की दीवार पर एक बड़ी फोटो लटकती देखी। कल रात वाली लड़की उस फोटो में थी। उस फोटो में वो लड़की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साइंस लैब के सामने खड़ी थी। ओह माय गॉड, ये वही है। रिचर्ड भागते हुए अपनी गाड़ी में वापस गया। रिचर्ड को ये लड़की के बारे में याद आया। ये सब उसके कॉलेज के दिनों में हुआ। एक रात रिचर्ड नशे में कब्रिस्तान के पास घूम रहा था। उसने ये चैलेंज लिया कि भूत वूत कुछ नहीं होते। उसने सोचा उस कब्रिस्तान में वो अकेला था, पर अचानक उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। उसने उस आवाज़ को फॉलो किया और देखा 3 आदमी एक लड़की को टॉर्चर कर रहे थे। रिचर्ड एक झाड़ी के पीछे छुप गया और उन 3 आदमियों को काला जादू करते देखा। उस रस्म के बाद रिचर्ड ने उन आदमियों को उस लड़की का बलिदान देते हुए देखा। रिचर्ड बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उस रात वहाँ से भाग गया। जब पुलिस को उस लड़की की लाश मिली, रिचर्ड ने अपना मुंह बंद रखा, जबकि उसने उन आदमियों को देख लिया था। रिचर्ड खुद को किसी मुसीबत से बचाने के लिए चुप रहा। उसने एक कायर की तरह व्यवहार किया और तभी शायद लीडिया उस रात अपना आखिरी बदला लेने आई थी। लीडिया के मम्मी से मिलने के बाद रिचर्ड घर को जा रहा था। वो अपना आपा खो चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक मरी हुई लड़की को कल रात लिफ्ट दी थी। अपराध की भावना और डर ने रिचर्ड के दिमाग को सुन्न कर दिया था। वो उस टर्न के पास पहुंचा ही था कि कल रात वाली वो लड़की झाड़ियों में से उसकी गाड़ी की तरफ आई। उसकी आंखें खोखली थी, उसमें कोई आईबॉल्स नहीं थे। उसके छाती में एक बड़ा छेद था। तुम मुझे बचा सकते थे,
तुम मुझे बचा सकते थे। रिचर्ड इस डरावने प्राणी को देख के चिल्ला उठा और अपनी गाड़ी पास के पेड़ में दे मारी। उसके सर पर चोट लगी, पर किसी तरह उसने अपने आप को उस गाड़ी के बाहर निकाल लिया और सड़क पर भागने लगा। वो पीछे नहीं मुड़ा। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो लड़की उसका पीछा कर रही होगी। कुछ देर भागने के बाद वो उस सड़क पर बेहोश हो गया। इस बात को 3 साल हो चुके हैं और रिचर्ड के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। पर आज रिचर्ड ने 2 इन्वेस्टिगेटर्स को एक आदमी से बात करते सुना। वो उसके कमरे के पास खड़े थे। वो आदमी कह रहा था, फाउंडेशन ने उसका नाम SCP-1337 रखा है, गायब हो जाने वाली शेयात्री। हम अभी भी उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। बहुत कुछ है जो हमें अभी भी नहीं पता, पर मुश्किल बात यह है कि हमें नहीं पता कि वो ऐसे हालत में कैसे पहुंची। क्या रिचर्ड को बताना चाहिए कैसे, या बहुत देर हो चुकी है?